नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो अपने आप में मार्केट के कई सेक्टर की कंपनियों की खूबियों को छुपा रखा है और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बल्कि प्रमाणित करके भी दिखाऊंगा। अब पहेली न बुझाते हुए आपको बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व की, जो बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है। आप जानते हैं कि बजाज फाइनेंस की 56.15 मतलब 56.15% होल्डिंग बजाज फिनसर्व के पास है। इस तरीके से बजाज फिनसर्व एक फाइनेंसिंग कंपनी की सारी खूबियां रखती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि और इसमें क्या क्या खूबियां हैं। तो बजाज फाइनेंस के दो और बिजनेस हैं जिसको आप जानना चाहेंगे। तो वो बिजनेस है, पहला है बजाज एलियांज। तो बजाज एलियांज की बिजनेस बहुत जोरदार चल रही है। बजाज एलियांज अभी मार्केट पे लिस्ट नहीं है। मार्केट पे जब भी लिस्ट होगा तो उसके शेयर की एक रेशियो सेट है। जो भी बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर होंगे उनको उसका एक खास परसेंट उसके शेयर्स की मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपने अगर एक बजाज फिनसर्व ले लिया तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बजाज एलियांज कंपनी इंश्योरेंस के लिए जब लिस्ट होगी, जैसे बजाज फाइनेंस इन लिस्ट हुई और उसके शेयर भी बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डरों को मिला, उसी प्रकार से बजाज एलियांज जब लिस्ट होगी, आज हो या 2 साल या 5 साल के बाद हो, इसके शेयर भी उन्हें मिलेंगे। अब आते हैं एक और कंपनी बजाज जनरल इंश्योरेंस। बजाज जनरल इंश्योरेंस का भी बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। जैसे आईसीआईसी कंपनी के आईसीआईसी प्रूडेंशियल तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे काम करती है और आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पे काम करती है। और दोनों कंपनियां जब लिस्ट हुई तो उसके शेयर उसकी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिले थे। तो वैसे ही जब ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी इनलिस्टेड होगी तो निश्चित रूप से इसके शेयर भी मिलेंगे। तो आप अगर बजाज फिनसर्व में लिस्ट होते हैं तो आपके पास इन सारी कंपनियों की खूबियों वाला शेयर ऑलरेडी आपकी डीमैट तक पहुंच जाता है। तो अभी ये दो कंपनियों के बारे में हमने बात कर लिया, बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर लिया और इन इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में बात। अभी हमने बजाज फाइनेंस के होल्डिंग कंपनी के रूप में भी देखा बजाज फिनसर्व को, और हम बजाज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस की होल्डिंग कंपनियों के रूप में भी हम देख रहे हैं कि बजाज फिनसर्व है। इस प्रकार बजाज फिनसर्व होल्डिंग कंपनी होने के नाते इन सारी खूबियों को अपने में संजोए हुए है। अब सबसे पहले अगर इतनी हमने बात करी तो देखें कि बजाज फिनसर्व की जो कीमत है वो पीई रेशियो से कैलकुलेट अगर की जाए तो अन्य कंपनियों के साथ इसकी पीई रेशियो क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बजाज फिनसर्व की खुद की पीई रेशियो क्या है। तो बजाज फिनसर्व की पीई रेशियो फ्रेंड्स आप नोट कर लें 24.13 है। अब 24.13 की पी रेशियो पर इतनी अच्छी कंपनी अगर आपको मिल रही है और फोरकास्टर में सारे एनालिस्ट 82% के एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि हाँ इस शेयर को लेना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि अब इसके आगे की जब चीज़ों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो सेम सेक्टर में काम करने वाले कुछ और शेयर्स की पी रेशियो को पहले देख लिया जाए। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, जिसको आईसीआईसी लोम्बार्ड भी बोला जाता है, उसकी पी रेशियो को देखते हैं। तो यहाँ 51.61 लगभग 52 की पी रेशियो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की। कहाँ 24-25 की पी रेशियो और कहाँ 52 की पी रेशियो, जस्ट डबल। तो प्राइस कुछ भी आपको देखने में लगे कि वो 5,000 का मिल रहा है, लेकिन वो 5,000 का वर्थ रखता है। अब ये अगर 1100 रुपये में मिल रहा है तो 1100 रुपये में भी ये डबल है। उसके रेशियो पे अगर मिलना चाहिए तो इसे 600 रुपये का होना चाहिए था। अब बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल की। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल की पी रेशियो 47.69। इसका मतलब करीब करीब ये भी डबल के आसपास ही है, क्योंकि उसकी पी रेशियो 24.13 थी और ये 47.69 है, तो लगभग जस्ट डबल ये भी हो गया। तो प्राइस के लिहाज से आप देखेंगे कि इन सारी कंपनियों के जो रेट हैं वो अमूमन डबल पे मिल रहे हैं बजाज फिनसर्व के अपेक्षा। अब एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है अपने मार्केट कैप के लिहाज से। तो इसकी पी रेशियो क्या है? इसकी पी रेशियो है 80.31, 80.31। अब आप समझिए कि कहाँ 24.13 और कहाँ 80.31।
तो 3 गुना से भी ज़्यादा, लगभग 3.5 गुना के आसपास HDFC लाइफ इंश्योरेंस की पी रेशियो है। अब SBI लाइफ इंश्योरेंस से इसकी तुलना की जाए तो SBI लाइफ इंश्योरेंस की जो पी है वो है 52.76, लगभग 53। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 24.13 से 52.76, लगभग 2 गुना से ज़्यादा। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि इंश्योरेंस सेक्टर की जो सभी कंपनियां हैं अपने आप में इससे 2 गुने, 3 गुने और 4 गुने तक की रेट की हैं, जबकि उनके ऊपर कोई ए फ्यूचर नहीं टिका हुआ है कि वो किसी कंपनी को होल्डिंग करती हो और उनकी बिजनेस जब लिस्ट होगी तो उसमें कुछ मुनाफा मिल सकता हो, ऐसी संभावनाएं अभी उनमें नहीं है। तो ये हम लोगों ने बात किया बजाज फिनसर्व को क्यों खरीदना चाहिए, इसका जस्टिफिकेशन हमने एक तुलनात्मक तरीके से किया। इस कंपनी की एक और विशेषता जो है वो आप सबको जान लेना आवश्यक है इसमें इन्वेस्ट करने से पहले, कि इसमें जितनी भी कंपनियों की हमने चर्चा करी, जितनी भी कंपनियों के साथ इसकी तुलना की, इनमें से 20 साल से साल दर साल लगातार पैसा बनाकर देते रहने की हिस्ट्री केवल इस कंपनी के पास है। क्यों? क्योंकि अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियां 2 से 5 साल या 8 साल पुरानी कंपनियां हैं। तो इन सारी पैरामीटर्स पे अगर देखते हैं तो हम पाते हैं कि बजाज फिनसर्व एक गजब की कंपनी है। अब इसके प्राइस एनालिसिस को चार्ट पर देखा जाए, फिर आगे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी रणनीति पर भी डिस्कस की जाएगी। तो बजाज फिनसर्व को हम अगर डेली चार्ट पे देखें तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बजाज फिनसर्व की जो करंट मार्केट प्राइस है वो 4,869 रुपये की है। आज से कुछ दिनों पहले इसने जो है हाई जो बनाया था करीब 30 जनवरी के आसपास, वो 9,950 रुपये का था, मतलब 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में ये जनवरी में अपना प्राइस होल्ड कर रहा था और जनवरी में इसको लोग 9,950 पर भी जोरदार तरीके से खरीद रहे थे। लेकिन कोरोना की मार बोलिए या समय का तकाजा बोलिए, आज की तारीख में जो पीछे 24 मार्च आया था तो वहाँ पर ये गिर करके 4160 रुपये तक पहुँच गया था। अब 4160 रुपये मतलब लगभग अपने प्राइस से 60% डाउन हो गया था, 55% तो लगभग डाउन हो ही गया था। तो अब आप ये देखेंगे कि वहाँ से थोड़ी सी इसमें रिकवरी भी हुई बीच में, और आज की तारीख में 600-700 रुपये के रिकवरी के साथ 4,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसके और भी कुछ टेक्निकल्स को देखें तो इसकी जो 50 दिनों की ईएमए है वो 50 दिनों की ईएमए निकल के आ रही है 6,698 रुपये 43 पैसे। तो ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस लेवल है। क्योंकि ये 5,660 रुपये तक आया था, लेकिन फिर वहाँ रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा, प्राइस में कमजोरी आ गई थी। तो यहाँ से अगर इसको टारगेट रखा जाए तो तात्कालिक टारगेट हम लोग 50 दिनों की ईएमए वाली टारगेट को रख सकते हैं कि 6,698 तक जाने का। तो जिन लोगों को अब इन्वेस्टमेंट करना है उनको अब क्या करना है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको क्या करना है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक हम देखेंगे इसमें कि बोलिंजर बैंड क्या कर रहा है। तो बोलिंजर बैंड का जो निचली लेवल है वो कह रहा है कि इसकी प्राइस 3852 रुपये 99 पैसे, मतलब 3,853 रुपये तक आने के चांसेस रहेंगे अगर ये बोलिंजर बैंड को ऑनर करता है। तो बोलिंजर बैंड के मीडियम लेवल के आसपास है। बोलिंजर बैंड का जो मीडियम लेवल है वो 4,919 रुपये 67 पैसे का है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से अगर ये नीचे की ओर आता है और प्राइस में कमजोरी आती है तो सबसे पहले तो जो इसका नीचे तत्काल में जो लोअर लो बना था 4100 रुपये के आसपास का, एक तो वो इसको सपोर्ट लेवल दिख रहा है। दूसरी सपोर्ट लेवल जो इसको दिख रही है वो बोलिंजर बैंड का जो लोअर लेवल है वो है 3,848 रुपये का। तो 3,848 रुपये तक ये जा सकता है अगर कमज़ोर हुआ तो, और अगर यहाँ से बढ़ता है तो बोलिंजर बैंड का जो अपर लेवल है वो है 5,991, लगभग 6,000। तो आप इसको 6,000 से लेके और 3,800 रुपयों के बीच में आप इसको प्ले करते हुए फिलहाल देखेंगे। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको टेक्निकल दिखाना चाहूँगा, कंपनी अब ओवर सोल्ड जोन से बाहर निकल चुकी है।
तो ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलने का क्या मतलब है कि अब इसमें प्राइस गिरने के चांस कम दिख रहे हैं। वैसे मार्केट इनसर्टेन होता है, हो सकता है कि गिर जाए, लेकिन प्राइस में मजबूती आई है, इस बात को ये दिखा रहा है। दूसरी एक जो टेक्निकल है उसको भी आप देखते चलें तो यहाँ पर ये देखने में आ रहा है MACD में यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ दिख रहा है, जिससे लग रहा है कि अब इसकी प्राइस काफ़ी मजबूत हो गई है और प्राइस को और ऊपर इसमें आना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप अपना निर्णय ले सकते हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना ये चाहिए कि जो लोग भी ऊपरी लेवल पर निवेशित हैं उन लोगों को, जैसे ही इसने 100 दिन की EMA को ब्रेक किया था, 100 दिन की EMA 7,622 रुपये के आसपास आ रहा है, उस लेवल को जब इसने ब्रेक किया था तो कम से कम वहाँ इसमें से एग्जिट हो लेना चाहिए था। लेकिन अगर आपकी नज़रिया लॉन्ग टर्म की है तो कोई पैनिक होने की बात नहीं है। अब इसमें आप बहुत अच्छा लेवल है 4,500 के आसपास का, तो 4,500 के आसपास जब ये आता है, उसके नीचे की ओर बढ़ता है, तो धीरे धीरे करके आप इसको अपने डीमेट अकाउंट में एक्यूमुलेट कीजिए। आपकी बाइंग प्राइस की एवरेज अच्छी होती जाएगी और आने वाले दिनों में आपके लिए ये मल्टी बैगर सिद्ध होगा। और जो लोग नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? तो जो भी नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो समझिए कि ये ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी आ गया है उनके हाथ में, और ऐसी अपॉर्चुनिटी 5 साल 8 साल 10 साल के बाद ही कभी एक आध बार मिलती है। तो उनको तो इस किसी भी प्राइस पर मिलता है, उसको धीरे धीरे खरीदते जाएं। नीचे की ओर जितना रेट गिरते जाए वहाँ पे वो बाई करते जाएं। ऊपर की ओर भी अगर ये बढ़ते जाता है तो 7,000 7,500 रुपये तक भी इसमें बाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेगर मैनर में ही करें, धीरे धीरे ही करें। ये नहीं करें कि एकदम से अगर उन्हें 2 लाख रुपए लगाने हैं तो जाके 2 लाख रुपए 4,869 रुपये पे कल मेरे वीडियो को देखा और पैसे लगा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिए, सलाह करके ही कोई निर्णय लीजिए। 4,869 पे अगर आपने 2 शेयर खरीद लिए तो थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर वो 4,900 का चला जाता है तो वहाँ खरीद लेंगे। अगर वो 5,000 पे चला जाता है तो वहाँ खरीद लेंगे। अगर वो 4,500 रुपये पे आता है तो 3 वहाँ खरीद लेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे मार्केट के मूवमेंट के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रही बजाज फिनसर्व की संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जानकारी। आप जो भी निर्णय लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही लें। क्यों? क्योंकि वो निर्णय होगा आपका तो उसकी जिम्मेवारी भी होगी आपकी, और पैसा है आपका तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी आपकी ही बनती है। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि ऐसी वीडियो और ऐसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।